जय हिंद। आज हम लोग फ्रैक्शन चैप्टर में एक नया टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है कि घर्षण बल की उपस्थिति में आनत तल पर पिंड की गति क्या होती है। इसके पिछले वीडियो में हम बताए थे कि आनत तल पर पिंड नीचे की ओर आ रहा है तो एक्सीलरेशन हम लोग फाइंड किए थे। आज हम लोग फाइंड करेंगे कि अगर वो आनत तल पर पिंड ऊपर की ओर जा रहा है तो वो एक्सीलरेशन किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। ठीक, तो देखिए आनत तल के ऊपर की ओर जा रहा है इस बार, तो हम पहले यहाँ पर एक समतल बनाते हैं। ठीक, ये समतल, इसे सतह बोलते हैं, सतह या तल बोलते हैं। ठीक, सतह या तल बोला जाता है। ठीक, अब देखिए जो आनत तल होता है, आनत तल किसी न किसी एक एंगल पर होगा, एकदम स्ट्रेट नहीं होगा, वो किसी न किसी एक एंगल पर होना चाहिए। वो 0 डिग्री, वो 1 डिग्री होना चाहिए या 100 डिग्री हो, लेकिन किसी न किसी एंगल पर होना चाहिए। तो आनत तल ऊपर की ओर हम लेते हैं। देखिए आनत तल हमेशा ऊपर की ओर जाता है किसी न किसी एंगल पर। ये कौन सा एंगल है? हम एंगल थीटा मान लेते हैं। ठीक, थीटा मान लेते हैं। अब इस पर कोई न एक क्या होगा, एक पिंड रहेगा। इस पिंड का कोई न कोई एक अपना मास होगा। मास चेंजेबल नहीं होता है, वो हमेशा फिक्स होता है, कहीं पर भी रहे। अब देखिए जो इसको पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि ये पिंड नीचे की ओर आ रहा था सरकते हुए, लेकिन इस वाले में क्या, पिंड ऊपर की ओर जा रहा है। आप भली भांति जानते और पहचानते होंगे कि जब कोई पिंड जिस डायरेक्शन में गति करता है उसके विपरीत दिशा में आपका फ्रिक्शन फोर्स कार्य करता है। ठीक, अब फ्रिक्शन फोर्स कहां लगता है? जब उसको दो सतह नहीं मिलेगा तो सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं करेगा, उसको कम से कम दो सतह चाहिए। एक हमारा आनत तल हो गया, दूसरा इस पिंड का सतह। ठीक, इन दोनों के बीच में लगता है। फ्रिक्शन फोर्स क्या काम करता है? इस पिंड को हमेशा रोकने का प्रयास करेगा, जिसे गतिरोधी या गति विरोधी कहते हैं। ठीक, तो फ्रिक्शन फोर्स ये पिंड ऊपर की ओर लग रहा है, ये फोर्स ऊपर की ओर, इसका मतलब पिंड ऊपर की ओर जा रहा है, नीचे की ओर नहीं जा रहा। तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स किधर काम करेगा? नीचे की ओर काम करेगा। ठीक, फ्रिक्शन फोर्स नीचे की ओर काम करेगा। अब देखिए, अब इस जो पिंड है, ठीक, इस पिंड का कोई ना कोई अपना भार होगा, जो उसका भार एकदम एकदम नीचे की ओर काम करेगा। ठीक, अब इस तल द्वारा इस पिंड पर एक बल कार्य करता है, जिसे नॉर्मल बल कहते हैं या उसे अविलंब बल भी कहते हैं। ठीक, तो इस आनत तल द्वारा इस पिंड पर जो बल कार्य करता है उसे अविलंब बल कहते हैं। और इस पिंड द्वारा इस आनत तल पर जो अभिलंब बल कार्य करता है वह इस वस्तु का प्रतिक्रियात्मक बल होता है। ठीक, इस आनत तल का प्रतिक्रियात्मक बल होता है, समझा कि नहीं? तो ये जो नॉर्मल अभिलंब ये बल काम करेगा ऊपर की ओर, ठीक, जिसे हम कहते हैं एंड। ठीक, तो हम बोलते हैं नॉर्मल बल नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे अभिलंब प्रतिक्रिया बल। ठीक, इसे बोलेंगे अभिलंब प्रतिक्रिया बल, एन को इसे बोलेंगे अभिलंब प्रतिक्रिया बल। ठीक, इसको अभिलंब प्रतिक्रिया बल बोलते हैं। अब देखिए जो ये आनत तल है, इस आनत तल के एकदम ठीक ठीक वर्टिकल कंपोनेंट होता है, जिसे हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक, ऊर्ध्वाधर घटक एकदम ठीक इसके नीचे होगा, इस तल के एक ठीक एकदम नीचे। ठीक, एम जी कॉस थीटा हो जाता है। ठीक, ये ऊर्ध्वाधर घटक है। किसका घटक है? तल का। अब इस तल का क्षैतिज घटक क्या होगा? इस साइड होगा। समझ में आया? क्षैतिज घटक क्या होगा? एम जी साइन थीटा हो जाएगा। समझ में? अब देखिए पिंड ऊपर की ओर जा रहा है। जब पिंड ऊपर की ओर जा रहा है, यहां व्हाइट ले लेते हैं, अच्छा लगेगा। ठीक, जब पिंड ऊपर की ओर जा रहा है तो हमारा जो क्षैतिज घटक होगा, ठीक, इस तल का क्षैतिज घटक और ये फ्रिक्शन फोर्स, ठीक, घर्षण बल, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। ठीक, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो सेम सेम चीज को हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। ठीक, डिफरेंस रहता है तो उसे हटा देते हैं। जैसे आप कोई खेती करते होंगे तो आप उसमें, जैसे नेनुए का खेती है तो जो एक साइज का रहता है उसे एक जगह रखते हैं, जो थोड़ा टेढ़ा बाकुच रहता है उसे एक साइड निकाल देते हैं। ठीक, मतलब जो सेम टाइप लगता है उसे एक जगह रखते हैं। तो उसी प्रकार से जहां पर हमारा ये क्षैतिज बल कार्य करता है जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में हमारा फ्रिक्शन फोर्स भी कार्य कर रहा है, तो दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। ठीक, ये देखिए ऊपर की ओर लग रहा है,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा आरोपित बल है जो ऊपर की ओर जा रहा है, इन दोनों बलों से बरियार है, ठीक, मजबूत है, तभी तो वो ऊपर की ओर लेकर जा रहा है। जैसे दो बच्चे इस साइड हो, हम इस साइड है, तो दो बच्चे हो या तीन बच्चे, उसको तो हम घींच लेंगे अपने साइड, ठीक, हम तो अपने साइड घींच लेंगे, तो हमारा बल अधिक होगा तभी तो घींच पाएंगे। तो हमारे बल में से माइनस क्या होगा, उन बच्चों का। बच्चे मान लीजिए दो है, तीन है, चार है, कुछ भी है, ये मान लीजिए ये दो बच्चे हैं, एक 36 है बच्चा है, एक आपका फ्रैक्शन बच्चा है, ठीक, ये दो बच्चों का आप फोर्स मिला भी लेंगे तो इसके इक्विवेलेंट नहीं हो पाएगा, फिर भी इसका बल अधिक है। समझ में आया कि नहीं, इसका बल अधिक है, तो हम लोग इस वाले बल से और ये दोनों बल को जोड़कर निकाल लेंगे। अब जहां पर दो बल कार्य करता है, ठीक, इसका बल एक नीचे की ओर काम करेगा, ठीक, ये mg हो जाएगा, mg इसका ये भार होता है, ठीक, इसका ये भार होता है, ठीक। अब ये क्या है, आपका रिजल्टेंट फोर्स होता है, ठीक। जहां पर दो बल कार्य करता है, जहां पर दो बल कार्य करता है वहां पर तीसरा बल भी उपस्थित हो जाता है, वही तीसरा बल जो बैलेंस बनाता है, तो उसी को हम क्या वो रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं, ठीक। जहां पर भी दो बल कार्य करेगा वहां तीसरा बल आएगा जिसे हम रिजल्टेंट फोर्स या परिणामी बल कहा जाता है। यही हम इसको हम लिखते हैं एफ डैश, समझ में आया नहीं, एफ डैश। तो यहां पर देखिए परिणामी बल को रिजल्टेंट फोर्स लिखते हैं, रिजल्टेंट फोर्स को हम एफ डैश लेते हैं। एफ इसलिए नहीं लिए क्योंकि एफ हम ऑलरेडी यहां पर यूज कर चुके हैं, ठीक, तो आपको डिफरेंस कुछ करना पड़ेगा, ठीक। तो देखिए यहां पर लिख भी दिया हूं मैं कि क्षैतिज घटक तथा घर्षण बल दोनों नीचे की ओर कार्य कर रहा है, ठीक, तो पिंड पर आरोपित बल तथा वाय बल ऊपर की ओर लगता है। समझ में आया कि नहीं, ठीक। अब देखिए यहां पर अब एफ डैश इज इक्वल टू इन दोनों बलों को क्या हम ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा, ठीक। देखिए यहां पर पहले एफ को हम माइनस करेंगे ना, क्योंकि एफ बड़ा है, फोर्स अधिक लग रहा है, ठीक, एफ माइनस एम जी साइन थीटा प्लस एफ एस, ठीक, इन दोनों को आप जोड़ लेंगे, ठीक। तो आप एफ एस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एफ एस इक्वल टू म्यू एस एन होता है, ठीक। अब ये फ्रैक्शनल नियम से होता है, तो एफ म्यू एस क्या है, ये आपका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये अभिलंब प्रतिक्रिया बल है, ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक। तो इसके स्थान पर हम लोग लिखेंगे एफ डैश इज इक्वल टू एफ माइनस एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एस एन, ठीक। अब देखिए ये इसके किसके इक्विवेलेंट है, एम जी कॉस थीटा के। अब ये थीटा कोण है तो ये भी क्या थीटा कोण आपका होगा, दोनों इक्विवेलेंट है, ठीक, दोनों कोण पर थीटा, क्योंकि आप लेंगे जैसे ये देखिए क्षैतिज है, उसी प्रकार से ये भी क्या है इस तल के 90 डिग्री पर है, समझ में, इस तल के 90 डिग्री पर है, और यहां से जो हमारा भार नीचे की ओर कार्य कर रहा है, ये बल और ये कोण ये इस एंगल के इक्विवेलेंट है, ये इसको निकाल कर इस साइड रख दीजिए और इसको निकाल कर इस साइड, दोनों का ये एंगल नापेंगे और ये एंगल नापेंगे, दोनों इक्विवेलेंट रहेगा, इसी के अकॉर्डिंग ये थीटा कोण हो जाता है, ठीक। तो इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, म्यू एस। अब एन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, ठीक, इतना समझ में आया। यहां आप लिख सकते हैं एफ डैश इक्वल टू एफ माइनस एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एस, इसका लिख सकते हैं एम जी कॉस थीटा, ठीक, लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर हम क्या काम करेंगे, एफ डैश न्यूटन सेकेंड लॉ से एफ डैश इक्वल टू एम में लिख सकते हैं, ठीक। यहां पर जी भी लिख सकते हैं लेकिन जी ऑलरेडी इसमें से चल रहा है, तो इसलिए जी को यहां पर नहीं लिखेंगे, यहां पर ए लिखेंगे, ए एक्सीलरेशन, क्योंकि यहां पर हमें त्वरण ही ज्ञात करना है, ठीक, क्योंकि जी भी त्वरण होता है लेकिन जी नहीं लेंगे क्योंकि जी यहां पर ऑलरेडी है। तो इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, एम ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ माइनस, ठीक। अब देखिए इसमें से एम जी आप कॉमन भी ले सकते हैं, तो एम जी, ठीक, साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए ये
ठीक, ये अलग है ना, लिख सकते हैं। अब देखिए यहां से m को इधर ट्रांसफर कर देंगे, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a ऑफ माइनस एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, अपान क्या हो जाएगा, यम। यही आपका क्या हो गया, त्वरण हो गया। ठीक, यही आपका त्वरण निकल गया। ठीक, ये आपका त्वरण निकल गया। इसके पहले वाले में भी त्वरण निकल, इसका मतलब कि ऊपर की ओर गतिमान पिंड में त्वरण आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो ऊपर की ओर गतिमान पिंड में त्वरण आपका ये हो गया। ठीक, अगर नीचे की ओर बोले तो दूसरा हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगर इसको हम बैलेंस की स्थिति में रखना चाहते हैं, अगर इस पिंड को हम बैलेंस की स्थिति में रखना चाहते हैं तब क्या होगा इस कंडीशन में। ठीक, यही ना है ए इक्वल टू, यहां पर ए इक्वल टू क्या, ये ए ऑफ माइनस एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा अपान यम है। ठीक, अगर हम बैलेंस की कंडीशन में लेते हैं, बैलेंस के कंडीशन में उस पिंड को बैलेंस करने के लिए हमें बल कितना आवश्यकता पड़ेगा। ठीक, बैलेंस के कंडीशन में ए इक्वल टू हम क्या रख देते हैं, जीरो। ठीक, ये त्वरण को हम जीरो कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस में हो जाएगा, तो इसके स्थान पर हम जीरो लिखेंगे। ठीक, तो एफ माइनस एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा, ठीक, कई कलर लिखा जा रहा है इसमें, अपान यम। ठीक, यम को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक, तो एफ माइनस एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा हो गया। ठीक, अब देखिए इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा ना, अब इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा हो गया। ठीक, यही हमारा क्या होगा, बैलेंस की स्थिति में फोर्स इतना चाहिए तब वो बैलेंस की स्थिति में हो जाएगा। ठीक, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा के इक्विव हो गया। ठीक, अब देखिए यहां पर अगर त्वरण पूछे ऊपर की ओर पिंड के गतिमान, ये ऑप्शन में दे देता है। ठीक, क्वेश्चन ये देगा, ऑप्शन में ये देगा, इसी को घुमा फिरा कर देगा, ये आपको पता होना चाहिए जो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। ठीक, अब अगर पिंड बैलेंस में क्या है कि कोई पिंड आनत तल पर है तो बैलेंस के कंडीशन में क्या होगा, तो बैलेंस के कंडीशन में आप वहां पर क्या काम करेंगे कि ठीक, ये एफ इक्वल टू हमारा एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा होना चाहिए। ठीक, होना चाहिए। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ऊपर की ओर गतिमान पिंड में त्वरण क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक, इससे कंसेप्ट पूछा जाता है, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, बाकी कुछ भी क्वेश्चन पूछे आप कंसेप्ट के हिसाब से कर लेंगे। आपको फ्रैक्शन फोर्स पूछे ये कैसा है, तो ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है। देखिए जहां पर भी आप यूज किए हैं हमेशा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का यूज करते हैं, इसे आप इस तरह से एरो का चिन्ह लगाएंगे, लेकिन आप ये एरो का चिन्ह हर जगह लगाएंगे क्योंकि ये क्या हर जगह है, तो आप एक जगह लगाएंगे बाकी हर जगह नहीं लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको पता है कि और जो सामने वाले को पता रहता है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो हर जगह आपको लगाने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।